नमल, ये तो एक चीज़ है, चीज़ों का क्या है, आती जाती रहती हैं। वो 2 उँगलियों में मसल कर उसे देख रहा था। मैं या जुम्मन चीज़ों के पीछे नहीं भागते। ये कहने के साथ वो दाएं जानिब घूमा, बर्नर का बटन घुमाया। आग के शोले बुलंद हुए तो उसने हीरे की लौंग आग में डाल दी। आबदार का मुंह खुल गया था। ये आपने क्या किया? ये तो आपको बहुत अजीज थी। आपने खुद मुझे बताया था जब हम कोलंबो में जा रहे थे। बेख्तियार मुंह से फिसला। ये तो एक पत्थर है और मुझे ये अजीज नहीं है। मैं इसे पहले भी एक दफ़ा फेंक चुका हूँ। मुझे वो अजीज़ है जिसको मैंने ये दिया था। वो संजीदगी से उसकी आंखों में देखकर कह रहा था। अल्फाज में गोया काट सी थी। आबदार के गाल सुर्ख हुए, आंखों में बरहमी उभरी, हैरत उभरी। बात चीज़ की नहीं है। उसने आपको 3 दिन तक गिरवी रखा है। उसने मुझे 4 साल तक जेल में भी रखा था। मैं उसको 1000 दफ़ा माफ़ कर सकता हूँ। किचन में कोयलों के दहकने की बू ज़ोर से महसूस हुई थी। आबदार, आपको अगर लगता है कि एक पत्थर के पीछे हम एक दूसरे से झगड़ेंगे तो आप हम दोनों को नहीं जानती। हमने आग और खून का दरिया पार किया है एक साथ। हम अच्छे और बुरे वक्त के साथी हैं। मौत के अलावा हमें कोई चीज़ एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। जुमर से मज़ीद सुना नहीं गया। शिद्दत ज़ब्त से उसने लबों पे हाथ रख लिया। आंखों से आंसू उबल उबल जाने को बेताब थे, मगर वो इनको रोके हुए थी। आबदार ने आंखें झुकाकर अपनी पट्टीशुदा कलाई को देखा, फिर शोलावार निगाहें उस तक उठाईं। वो तुम्हारे लिए ये कभी नहीं करेगी। तर्ज तखातुब बदला, जज्बात बदले, अंदाज बदला। वो कहकर रुकी नहीं, तेज़ी से वहाँ से निकल आई। दरवाजे तक पहुँचकर उसने देखा जुमर वहाँ खड़ी थी। वो रो नहीं रही थी, वो बस संजीदा सी खड़ी थी, आंखें ज़रा भीगी हुई थीं। आबदार पैर पटक कर आगे बढ़ गई। वो अब बर्नर की तरफ घूम चुका था। भड़कते शोले में वो जलती लौंग को देख रहा था, जिसके सोने की तार पिघल पिघल रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आ खड़ी हुई, नरमी से उसके बाजू थामा। वो चौंक कर मुड़ा, उसे देखकर हैरत हुई। फौरन दरवाजे को देखा। मैं समझा तुम ऊपर हो, तुम कब आई? बर्नर तेज़ी से बंद करते हुए वो बोला था। वो वाकई उसकी मौजूदगी से बेखबर था। जब तुम उसे कह रहे थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। फारस ने गर्म चूल्हे से नन्हा हीरा उठाना चाहा, मगर तेज़ तपिश लगी तो झटके से हाथ वापस खींचा और उंगली होंठों से लगाई। फिर चौंक कर उसे देखा। 1 मिनट, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने कहा था। मैंने सुना है। मैंने सिर्फ यही सुना है। अपने कानों का इलाज करवाओ। वो खफकी से बाजू छुड़ाकर अब कपड़े से लौंग चूल्हे से उतार रहा था। मैंने खुद सुना है। तुम बार बार यही अल्फाज दोहरा रहे थे। मुझे हर लफ्ज़ ऐसा ही लग रहा था। आंसू अब के उसकी आंखों को भिगोने लगे थे। मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती। मैं बहुत बुरी हूँ फारिस। मेरा भी यही ख्याल है। वो अभी तक खफा था। वो रोते रोते हंस दी, फिर हथेली की पुष्ट से आंसू पहुँचे। उसका क्या करोगे अब? तुमने मेरा तोहफा फेंक दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहते हुए उसने खालिक सदा हीरा कपड़े में उठाकर डस्टबिन में उछाल दिया। वो नम आंखों से मुस्कुराती हुई उसे ये करते हुए देखे गई। तुम मुझसे कभी खफा थे ही नहीं। मौका मिलने पे तुमने खुद भी उसे फेंक दिया। तुमने अच्छा किया फारिस। हमारे घर वाले, हमारे मुलाजिम, आबदार, ये सब लोग समझते हैं कि ये हमारी मोहब्बत की निशानी है। सिर्फ मैं और तुम जानते हैं कि ये हमारे रास्ते का वो पत्थर था जो हर खूबसूरत लम्हे के आखिर में हमारे पाँव में आकर चुभता था। ये एक अच्छा तोहफा नहीं था, इसमें धोखा था, दुनिया से छुपाकर कुछ करने का अंसर था। ये हम दोनों के लिए ढेरों शर्मिंदगी का बायस था। तुमने अच्छा किया जो उसे फेंक दिया। मैंने अच्छा किया जो उसे फेंक दिया। वो डस्टबिन में गिरे हीरे को देखकर बेखुदी के आलम में बोले जा रही थी। फारिस की पेशानी की शिकनें कम हुई। वो गहरी सांस लेकर उसकी जानिब घूमा। ट्रायल नहीं होगा। वो लौंग का जिक्र नहीं करना चाहता था। उसका जिक्र कभी भी निदामत और अजीब से अजनबीपन से खाली नहीं होना था। मैं जानती हूँ, पर मैं कोशिश करते करते थक गई हूँ। वो वाकई थकी हुई नजर आने लगी थी। लेकिन मैं फिर से किसी ऐसे शख्स को ढूंढूंगी जो हाशिम को मना सके। उसके लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। चलो मिल के सोचते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया। मिलकर कैसे? 2-3 दिन के लिए किसी लंबी मुसाफत पे निकल जाते हैं, इस सारे शोर हंगामे से दूर, इन मसलों, थाने कचहरियों और इन लोगों से दूर। तुम थक गई हो, कुछ दिन आराम करोगी तो फारिग से रहकर दिमाग से सारी आलूदगी छट जाएगी।
जो तुम कहो, वो सते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराकर बोली थी। मगर याद रखना, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, वो उंगली उठाकर तंबीह करते हुए बोला था। वो धीरे से हंस दी। तुम्हारी माफ़ी की परवाह है किसे? तुम तो शुक्र किया करो कि मैंने तुम्हें माफ़ करके तुमसे शादी कर ली, वरना तुम जैसे 2 नंबर आदमी को मैं डिज़र्व नहीं करती थी। मुझे एक कोर्ट रिपोर्ट को साथ लेकर घूमना चाहिए, जो तुम्हारी हर बात साथ साथ लिखकर रिकॉर्ड करता जाए। तुम वकीलों का क्या भरोसा, जब चाहो मुकर जाते हो, वो जल कर बोला था। वो जवाब में चमक कर कुछ कह रही थी, मगर आवाज़ें मदम हो रही थीं, गोया दूर किसी कुएं से आ रही हों। डस्टबिन में गिरी लौंग का हीरा कालक के बावजूद मध्यम सा जगमगा रहा था। आज 21 मई से चंद दिन पीछे आई योर ऑनर। हाशिम की आवाज़ ने उसे आलमे तनवीम से निकाला तो वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। कमरा अदालत में सबके सामने खड़ा हाशिम पूरे एतमाद से जज को बता रहा था। योर ऑनर, सोनिया कारदार की सालगिरह के मौके पे सादे यूसुफ को कारदार ख़ानदान ने मदऊ नहीं किया। हमारे ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे थे, लेकिन जब कोर्ट में मुझे मिसेस जुमर मिली, जुमर ने माथे पे हाथ ले जाकर उसकी सच्चाई को सलाम किया, तो उनकी दरख्वास्त पे मैंने सादे यूसुफ और जुमर यूसुफ के लिए कार्ड भिजवा दिए। हमने सोचा योर ऑनर कि शायद अब ये नौजवान तौबा ताइब हो चुका होगा, मगर ये हमारी खाम ख्याली थी। एंड पार्टी के वक्त जब मैं बाहर मेहमानों में था, साथी यूसुफ मेरे कमरे में गया और मेरा लॉकर खोलना चाहा। पासवर्ड बदल चुका था और उसे ना खोल सका, मगर मेरे दराज में रखा मेरी बेटी का नेकलेस, जो उसे मेरे माँ ने सालगिरह के तोहफे के तौर पे दिया था और जो उसने मेरे दराज में डाल दिया था। बच्चों की लापरवाही, सादी यूसुफ ने वो निकाल लिया और योर ऑनर उसके कमरे में चोर की तरह निकलने की पूरी फुटेज मौजूद है हमारे पास। जब वो बाहर आया तो नौशरवान ने उससे बातपूछ की, जिस पे दोनों की तलाक कलामी हुई। सादी को एकदम जाने की जल्दी हो गई। जब वो अपने घर के लिए एग्जैक्ट तक आया तो गार्ड ने मैकनर के अलार्म के बायस उसको रोककर तलाशी लेनी चाहिए, जिस पे जुमर यूसुफ ने हंगामा खड़ा कर दिया। मैं इस वक्त सूरत हाल से नावाकिफ़ था। यह सब देखकर मैंने गार्ड्स को झड़का और सादी को जाने दिया। चंद दिन बाद जब हम एक शादी की तकरीब में उससे मिले तो मैंने उसे कहा कि वो ये नेकलेस वापस कर दे, वो मेरी बेटी को बहुत अजीज़ है। मगर सादी यूसुफ ने न सिर्फ साफ इनकार किया बल्कि मुझे भी बेइज्जत किया। उस दिन के बाद मैंने सादी यूसुफ की शक्ल सिर्फ अखबारात और टीवी पे देखी। अगले 8-9 माह तक हमने उसको न देखा न उससे मिले। ये फ़िरौन के दरबार वाली कहानी मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मन गढ़ंत है। सादी यूसुफ 21 मई को हमारे ऑफिस नहीं आया था। योर ऑनर, हमारी बिल्डिंग की लॉग बुक, एंट्री डेटा, सीसीटीवी फुटेज सब हम अदालत में जमा करवा चुके हैं। इस्तग़ासा के पास एक भी गवाह सबूत नहीं है जो साबित करे कि हमने उस रोज़ सादी से मुलाकात की थी या शेरू और सादी का कोई झगड़ा हुआ था। योर ऑनर, हमने तो इतना अरसा सिर्फ यूसुफ की मदद की, हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहे। फारिस गाजी को जेल से निकलवाने में कितना साथ दिया उनका ये जानते हैं। जी बिल्कुल, बजा फरमाया। गाल पे हथेली जमाए बेजारी से सुनते हुए जुमर बोली थी। योर ऑनर, हमारे लिए उनका एकदम हमारे खिलाफ उठ आना शदीद दुख और सदमे का बायस है। फारिस गाजी ने हमारी इनेक्सी हमें ही फ़रोख्त की, मार्केट से 3 गुना ज़्यादा कीमत पर। शायद वो रकम भी काफ़ी नहीं थी जो अब ये एक ऐसा केस कर रहे हैं जिसके दरमियान में उनको लगता है हम लोग इनको मुंह बंद करने के लिए एक हती रकम देंगे, मगर ऐसा नहीं होगा योर ऑनर। नौशरवान कारदार एक मासूम और बेगुनाह लड़का है। उसकी इज्जत, उसकी नेकनामी, उसकी क्रेडिबिलिटी, हर शय को इस इल्ज़ाम ने ठेस पहुँचाई है। मेरे मोअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा है कि नौशरवान कारदार को न सिर्फ बाइज़्ज़त बरी किया जाए बल्कि सादी यूसुफ की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का भी नोटिस लिया जाए। ये 8 माह कहाँ था और कौन से जराइम पे पर्दा डालने के लिए इल्ज़ाम हमारे सर पे थोप रहा है, इस सब की तहकीकात होनी चाहिए और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि मेरा ख़ानदान, मेरे दोस्त, मेरा कारोबार, हमारी साख, हमारे रिश्ते, हर चीज़ और हर शख्स को इस बेबुनियाद इल्ज़ाम ने शदीद धचका लगाया है। हमें हमारे अमीर होने की बरसों की मेहनत के बाद हलाल रिस्क से ये एम्पायर खड़ी करने की, अपना पेट कार खून पसीना इस कंपनी के लिए लगाकर इसको इस मुकाम तक पहुंचने की सज़ा दी जा रही है योर ऑनर। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो तमाम गवाहों और सबूतों को अच्छी तरह परख कर इंसाफ के ऐन तकाजे पूरे करके फ़ैसला सुनाएं और अदालत जो भी फ़ैसला सुनाएगी हमें कबूल होगा। थैंक यू योर ऑनर।
सर को खम देकर वो वापस अपनी कुर्सी तक आया था। जवाहिरात अब मुतमईन सी मुस्कुरा रही थी और जुमर, साथी, हुनैन, हाशिम को भूखे शेर की नज़र से देख रहे थे। ऐसे में सिर्फ नौशरवान था जिसकी आंखें गुलाबी पड़ रही थीं और वो एक नुक्ते पे पुल्तियाँ साबित किए बिना पलक झपके बेहिस्सा हरकत बैठा था। जज साहब कुछ कह रहे थे मगर नौशरवान का दिमाग उसकी निगाहों की तरह एक ही नुक्ते पे आकर जम गया था, गोया बर्फ़ का कोई तोता हो जिसकी तह दर तह बर्फ़ में यादें और किस्से सब्त होकर अमर हो गए हों। ठंडे यख 2 माह पहले बर्फ़ की मोटी मोटी डलियाँ मशरूब के गिलास की सतह पर तैर रही थी जब बारटेंडर ने काउंटर पे वो गिलास उसकी जानिब धकेला। ऊंचे स्टूल पे बैठे शेरू ने उसे अपनी तरफ किया और अंदर ज़रा सा स्ट्रॉ हिलाया। साथ ही वो मोबाइल चेक कर रहा था। तुम्हारी एंकल स्ट्रिप कहाँ है शेरू? दोनों जवान वही करीब में आकर खड़े हुए थे। एक ने ऊंची सी आवाज़ में कहा, दूसरा हंसा। अमेरिका में इसी तरह अगर किसी को जमानत पे रिहा किया जाए और हाउस अरेस्ट कर दिया जाए तो उसके टखने पे एक पट्टा बांध दिया जाता है जिसको उसकी पोजीशन को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नौशरवान ने चेहरा उठाकर तनदेही से इन दोनों को देखा। तुम्हारे बाप को जब नैब वाले पकड़ कर ले गए थे तो मेरी स्ट्रिप उधार में साथ ले गए थे। दूसरा नौजवान फिर से हंसा मगर पहले ने आबरू उछकाए। मैं तो मजाक कर रहा था। ये जेल जाना, अदालतों से गुजरना, ये तो शान की बात होती है। आगे बढ़कर उसने शेरू का कंधा जोर से दबका। नौशरवान ने कंधा झटका और मोबाइल की स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। और फिर ये तभी था जब सारे में एक शनासा सी आवाज़ गूंजने लगी। किसी डरावने ख्वाब की सी कैफियत में उसने सर उठाया। किसी ने लाउंज की दीवार पे लगी वो पूरे इंसान की साइज़ की एलईडी की आवाज़ तेज़ कर दी थी। मध्यम बत्तियों के बायस सारे में नीम अंधेरा सा था और स्क्रीन किसी सिनेमा का माहौल पेश कर रही थी। नौशरवान की निगाहें वहाँ जाकर ठहरी तो वापस पलटना भूल गई। मरूफ एंकर के सामने सोफे पे पीछे को होकर बैठा वो वीरान मगर संजीदा चेहरे वाला लड़का ठहरे हुए मगर मजबूत लहजे में वो कथा बयान कर रहा था। मैं उसे वहाँ इस ज़ेरे तामीर घर में देखकर हैरान हुआ था और फिर उसने आपको गोली मारी। आगे को होकर बैठा एंकर तासुफ और हमदर्दी से पूछ रहा था। सिल्वर ग्रे ड्रेस शर्ट में मलबूस शादी के बाल ज़रा बड़े हुए लग रहे थे। घुंघराले बाल अब बालशुदा नजर आने लगे थे। उनको जेल लगाकर उसने पीछे को जमा रखा था। भूरी आंखों में ये सुनते ही गहरा दर्द आ बसा। आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। कोनी सोफे के हाथ पे जमाए वो दोनों हाथों की उंगलियां बाहम मसल रहा था। मैंने उसे कहा कि वो ये ना करे। नहीं, मैंने उसकी मिन्नत नहीं की मगर मैंने कहा कि वो अपने भाई जैसा नहीं है। नीम रोशन लाउंज में लड़के लड़कियां गिलास छोड़कर सुनने लगे थे। मौसीकी बंद हो गई थी। प्लेटों में चलते चम्मच कांटे रुक गए थे। दम साध कर गोया उसे सुना जा रहा था। जो बड़ी स्क्रीन पे ये इतना बड़ा सा लग रहा था, खुद जिंदगी से भी बड़ा। मैंने उसे कहा कि मैं जानता हूँ वो ये नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ वो अंदर से एक अच्छा इंसान है। और फिर मैंने वही कहा जो हाबील ने काबील से कहा था, अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहो तब भी मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि वो मेरा मुसलमान भाई था। मुझे आखिरी लम्हे तक यकीन ना था कि वो मुझ पे गोली चला सकता है। वो हाई था, नशे में था, उसके हाथों में लर्जिश थी। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था मगर मुझे यकीन था कि वो मेरे ऊपर गोली नहीं चलाएगा। मैंने उसकी जान बचाई थी। मुझे लगा वो कभी नहीं भूल सकेगा कि जब वो ड्रग्स की ज्यादती के बायस मर रहा था तो मैं उसे अस्पताल लेकर गया था। मुझे लगा वो याद रखेगा कि कभी हम दोस्त थे मगर नौशरवान करदार ने कुछ याद नहीं रखा। मैं उन आखिरी लम्हों में भी उसे शेरू कहकर पुकार रहा था और फिर उसने मुझे 3 गोलियां मारी और कहा कि मेरा नाम नौशरवान है। शोक के सेट पे चंद लम्हे की खामोशी छा गई, गोया सांस तक रुक गई हो। गोली खाने के बाद क्या हुआ? आई नो ये आपके लिए तकलीफ दे है मगर मैं चाहता हूँ कि मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी BN न्यूज़ की नशरियात जा रही थी और लोग आपको देख रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हकीकत क्या है। सदी ने एक गहरी सांस ली। मुझे 3 गोलियां मारी उसने, पेट में, कंधे में, टांग में। मैं नीचे गिर गया ज़मीन पे। मुझे लगा अब वो भाग जाएगा मगर वो नहीं भागा। मैं अब तक बेयकीन था, शौक में था। फिर वो मेरी तरफ आया। शायद मुझे लगा कि अब ये मुझे उठाएगा। वो मेरा दोस्त था, वो मेरा अच्छा दोस्त रहा था मगर उसने मुझे बूट से ठोकर मारी। वो मेरे मुंह पे रुक कर सांस लिया।
वो मेरे मुंह पे जूते से ठोकरें मारता रहा, साथ में वो मुझे गालियाँ भी दे रहा था। वो कह रहा था कि मेरी वजह से वो हमेशा आउटशाइन हो जाता है, मेरे सामने वो बेस्ट नहीं लग सकता। वो मुझे मारता गया बुरी तरह, गोली से ज़्यादा तकलीफ वो ठोकरें कर रही थी, वो बूट की ठोकरें जो मेरे मुंह पे आ लगी थी। स्क्रीन पे अब जख्मी सादी यूसुफ की पुलिस फ़ोटो दिखाई जा रही थी। ज़ख्म ज़ख्म चेहरा, ज़ख्मी जिस्म, बंद आँखें, रिश्ता खून। लोग कहते हैं रूहानी अज़ियत ज़्यादा होती है, मगर मैं आपको बताऊं, जिस्मानी अज़ियत ज़्यादा बुरा हाल करती है। इसीलिए तो क़यामत के बाद बुरे लोगों के लिए जहन्नुम का वादा है। जिस्मानी अज़ियतों की जगह ये नहीं वादा किया गया कि मुशरिकों को डिप्रेशन होगा या उनके दिल टूट जाएंगे, उनको तंज़ो ताने से उदास किया जाएगा, बल्कि जिस्मानी अज़ाब की वईद सुनाई गई है। वो तकलीफ़, वो अज़ियत, वो ज़्यादा दुख देती है। वो इस लम्हे मेरे मुंह से एक ही बात निकली थी, अल्लाह हिसाब लेगा। एंकर अब ब्रेक पे जा रहा था, कोई ट्रांस सा टूटा था। गर्दनें मुड़ी, निगाहें उठी, सब नौशरवान को देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला, बस नज़रें उस पर गाड़ दी। वो मलामती और अंदर तक उतर जाने वाली गुस्सीली नज़रें, वो नफ़रत अंगेज़ नज़रें। वहाँ मौजूद हर शख्स मद्दम जर्द बत्तियों में साफ नज़र आते स्टूल पे बैठे शेरू को देख रहा था। नौशरवान चीख चिल्लाकर बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज दम तोड़ गए थे। वो धीरे से उठा, वॉलेट और चाबियाँ उठाई, फ़ोन जेब में डाला। सब उसे घूर रहे थे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, नज़रें अनी की तरह उसके सारे वजूद में उतर रही थी। उसे पसीना आने लगा था। वो तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था। दरवाज़ा दूर था, नज़रें उसका पीछा कर रही थीं। उसका तनफ़ुस तेज़ बेतरतीब हो रहा था। नफ़रत, मलामत, गुस्सा, वो सारे जज्बात आग की लपेटों की तरह उसका पीछा कर रहे थे, गोया ये लपेटें उसको खा जाएंगी। बददिक्कत वो बाहर निकल पाया था, मगर इस सारी तपिश ने काउंटर पे रखे गिलास में तैरती बर्फ़ की डलियों को पिघला दिया था। बर्फ़ की जमी परतें पानी बनती जा रही थीं।